हेलो बच्चों, तो अब हम सीखेंगे पावर निकालना। मतलब एसी सर्किट है उसकी पावर कैसे कैलकुलेट की जाती है। जो डीसी सर्किट होता है उसमें सिंपल सा एक फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं V इंटू आई, ठीक है ना, वो हो जाता है पावर। बट एसी सर्किट में क्या होता है, मान लीजिए V है ई नोट साइन ओमेगा टी, तो जो I होगा वो होगा आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस सम फेज होगा, है ना। पोटेंशियल और वोल्टेज सेम फेज में भी हो सकते हैं, है ना, सेम फेज में भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें कभी ना कभी फेज डिफरेंस भी होता है। तो अगर इनमें फेज डिफरेंस है, मान लो फाई है, तो पावर कितना होगा, पावर निकलेगा ई नोट आई नोट साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाय साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो कितना आ जाएगा पावर, ई नोट आई नोट। अब साइन ओमेगा टी तो एज इट इज रहेगा, और ये साइन ए प्लस बी को ओपन कर देंगे, तो हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो आएगा ई नोट आई नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस साइन फाइव यहां रख दो, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, इस तरह से। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूं, इस क्वांटिटी को मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो 2 साइन ए कॉस ए, तो साइन 2a का फॉर्मूला हो जाएगा ये, है ना। तो इसको लिखूंगा ई नोट आई नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस साइन 2 ओमेगा टी साइन फाइव, साइन 2 ओमेगा टी साइन फाइव अपॉन 2, इस तरह से लिख देंगे। लेकिन यहां पर क्या है प्रॉब्लम, ये एक बिग ब्रैकेट में रहेगा। यहां प्रॉब्लम प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, पावर है। पावर भी देखिए, जब वोल्टेज ऑसिलेट कर रहा है, करंट ऑसिलेट कर रहा है, तो वोल्टेज और करंट का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल आल्सो ऑसिलेट, तो वो भी ऑसिलेट करेगा। तो पावर भी ऑसिलेट करती है, पावर भी कम ज्यादा होती है। उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, फिर वापस से मिनिमम होती है, और फिर जीरो होती है, फिर मैक्सिमम होती है, तो वो वेरी करती रहती है। हम अगर यहां पे बात करें एवरेज पावर की, तो उसको निकाला जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है। अपन कैलकुलेट करते हैं पी एवरेज, तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। जैसे हमने करंट का एवरेज निकाला था हाफ साइकिल के लिए, फुल साइकिल के लिए, फिर हमने बाद में आरएमएस निकाल लिया था, तो एवरेज इस तरह से निकाला जाता है। जीरो से टी फुल साइकिल के लिए हम निकाल लेंगे, तो पी एवरेज कितना आएगा, एवरेज पावर कितना एसी सिस्टम ने, एसी सर्किट ने डिलीवर किया या दिया, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे पी एवरेज इंटीग्रेशन ऑफ दिस ई नोट आई नोट, इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, इंटीग्रेशन डी टी जीरो से टी, ई नोट आई नोट दिस पूरा का पूरा ही आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस साइन 2 ओमेगा टी साइन फाइव अपॉन 2 डी टी जीरो से टी, है ना। और जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो हो जाएगा टी, नीचे वाले का डी टी का इंटीग्रेशन सीधे लिख दिया टी। अब देखेंगे क्या होगा, ई नोट आई नोट अपॉन टी, तो ये हो गया। अब इसको दो पार्ट में अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, जीरो से टी, है ना, ये टी यहां पे लिखता हूं। सबसे पहले आएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव डी टी प्लस जीरो से टी साइन 2 ओमेगा टी
साइन फाई dt। इस तरह से दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन जो आएगा वो आएगा t/2। कॉस फाई तो बाहर आ जाएगा, तो ई नोट आई नोट टी कॉस फाई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का 0 से t अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा t/2। कितना आएगा? t/2। और इसका इंटीग्रेशन होता है 0, तो इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, फिलहाल मेरा फोकस है आपको फिजिक्स सिखाने का, ये मैथ्स का पोर्शन है, तो इसको मैं अभी डिटेल में नहीं सिखा रहा हूं क्योंकि ये बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसका इंटीग्रेशन। अगर आपको देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो, जहां पे मैंने आई एवरेज निकाला था। वहां पे मैंने इसका इंटीग्रेशन करके दिखाया था। 1 - 2 cos स्क्वायर करके करते हैं वो, है ना। cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है उसमें कन्वर्ट करके फिर इसका इंटीग्रेशन किया जाता है। ठीक है, तो वहां पे किया हुआ है, वहां जाकर के आप देख सकते हो फर्स्ट लेक्चर जो एसी का, उसमें। तो ई नोट आई नोट अपॉन टी कॉस फाइव, अब टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास एवरेज पावर आएगा या आएगी आई नोट ई नोट अपॉन 2 कॉस फाइव। इसको मैं लिख सकता हूं आई नोट अपॉन √2 ई नोट अपॉन √2 कॉस फाइव। देखिए 2 को मैंने √2 और √2 में डिवाइड कर दिया, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आई आर एम एस ई आर एम एस कॉस फाइव पी एवरेज। अब देखिए कितना अच्छा सा फॉर्मूला आया है। जैसा हमारा डीसी में होता है V इंटू आई, तो वहां पे जो V था वो डीसी के, जो इसका VRMS है, VRMS यानी कि ERMS डीसी के V के बराबर है, और IRMS डीसी के I के बराबर होता है। तो वहीं से फॉर्मूला बना है, लेकिन साथ में क्या आया है? cos फाइव। cos फाइव क्या है? फाइव होता है फेज बिटवीन V एंड I, जैसा कि हम बोर्ड पे देख पा रहे हैं। फेज यहां पर भी ऐड हो सकता है, फेज वहां पे भी ऐड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे फेज ऐड होना होगा एज पर द सर्किट वो ऐड हो जाएगा, लेकिन cos फाइव है फेज ही, याद रखना पड़ेगा, है ना। अब आगे देखते हैं। तो cos फाइव का भी एक नाम है, इसका नाम है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर। अब ये पावर फैक्टर डिपेंड करता है अलग अलग सर्किट्स पे। तो हमें ये पता है tan फाइव जो होता है वो होता है XL माइनस XC अपॉन R, है ना। तो सोचिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, या हम वैसे निकालें अगर किसी भी सर्किट के लिए, तो ये था हमारे पास Z इम्पिडेंस और ये था R। Z कितना था? बेसिकली ये था R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अगर हम वेक्टर की फॉर्म में देखें, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर आ गया अपने पास हाइपोटेन्यूस, और ये था अपने पास फाइव। तो cos फाइव कितना हो जाएगा? cos फाइव हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि एडजेसेंट कितना है? R, हाइपोटेन्यूस है Z, यानी कि R अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया? बेसिकली पावर फैक्टर आ गया। अब पावर फैक्टर पूरा डिपेंड करता है हमारा सर्किट कैसा है, सर्किट पे डिपेंड करता है। तो कोई भी सर्किट कितना पावर कंज्यूम करेगा, कितना पावर डिलीवर करेगा, वो डिपेंड करता है इस पर। ठीक है ना। तो देखिए VRMS सोर्स का होता है, I भी सोर्स का होता है, हालांकि फाइव डिपेंड करता है कंपोनेंट्स पे, L पे, C पे और R पर। तो उस हिसाब से ही cos फाइव भी चेंज होता रहता है। अब मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सोचिए अगर हमारा सर्किट LCR है, जिसमें L भी है, C भी है, R भी है, तीनों कंपोनेंट्स हैं, तो हमारा सर्किट कुछ इस तरह का दिखेगा। ये पावर फैक्टर कुछ इस तरह का दिखेगा। तो हमें एवरेज पावर जो मिलेगी P एवरेज, किसके लिए? मैं लिखता हूं पहले, LCR सर्किट के लिए जो P एवरेज आएगा वो आएगा IRMS V या ERMS लिखता हूं, ERMS, E इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया, और cos फाइव की जगह आएगा R अपॉन
अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। यह हमारे पास आ गया पी एवरेज, पावर की एवरेज वैल्यू आ गई। अब अगर हमें सर्किट, हमारे पास सर्किट है, मान लो एल आर सर्किट है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास कौन सा सर्किट है, एल आर सर्किट है, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर तो फेज डिफाइंड नहीं होता है। एल आर सर्किट में अगर हम ध्यान से देखें, है ना, तो होगा क्या, यहां पे पी एवरेज कितना आएगा, एल आर सर्किट के लिए पी एवरेज आएगा ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस। अब करंट और वोल्टेज में फेज होता है, कितना फेज होता है एल आर सर्किट के लिए, एल आर सर्किट के लिए cos फाइव, अच्छा मैं सीधे cos फाइव लिख दूं, नेक्स्ट लाइन में लिखता हूं, तो आई आर एम एस ई आर एम एस कॉस फाइव। एल आर सर्किट के लिए एक्स सी 0 होता है, एल आर सर्किट के लिए एक्स सी इज इक्वल टू 0, तो हम लिखेंगे आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, एल आर सर्किट हो गया। ऐसे ही अगर हम बात करें आरसी सर्किट या सीआर सर्किट, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस, तो पी एवरेज कितना आएगा, ये हो जाएगा आई आर एम एस ई आर एम एस और आर अपॉन, देखिए अगर कैपेसिटिव सर्किट है तो इंडक्शन 0 हो जाएगा, अगर इंडक्टर हमने नहीं रखा है, आर और सी को ही इंक्लूड किया है सर्किट में, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है आर और सी ही इंक्लूडेड है, तो एल काउंट नहीं होगा, एल काउंट नहीं होगा, तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, ठीक है, तो यह आ जाएगा पी एवरेज। सिमिलरली अगर मान लो एलसी सर्किट है, एलसी सर्किट, तो एलसी सर्किट में पी एवरेज आएगा आई आर एम एस ई आर एम एस। अब सोचिए अगर मैं आर को 0 करूंगा cos फाइव, अब हमें पता है, तीन सर्किट के बताता हूं, एलसी सर्किट के लिए जो फेज बनता है, फेजर सीधा बनेगा, ऊपर एक्सएल नीचे एक्ससी, आर 0, आर 0 तो पावर फैक्टर भी 0 है ना, अगर इफ आर 0 cos फाइव कितना हो जाएगा 0, फाइव बेसिकली 90 डिग्री हो जाएगा, आइदर करंट लीड करेगा या फिर क्या करेगा, पोटेंशियल लीड करेगा, है ना, तो दोनों में से एक जना लीड कर देगा, एक कंपोनेंट जो है वो लीड करेगा, तो कुल मिला के 590 आएगा, तो पावर कितना आ जाएगा, एवरेज पावर वो आ जाएगा 0, cos 90 0। सिमिलरली अगर प्योर एल है, ओनली इंडक्टिव सर्किट है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए भी आर 0 होगा, तो cos फाइव 0 होगा और फाइव की वैल्यू 90। हमें पता है आईपीएल मतलब इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है बाय 90 डिग्री, तो यहां पर भी क्या होगा, पी एवरेज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली हमारे लिख सकते हैं, अगर कैपेसिटिव सर्किट है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, तो भी cos फाइव की वैल्यू 0 होती है, सीसीएल कहते हैं, कैपेसिटर करंट लीड, सीसीएल कैपेसिटर में करंट लीड करता है, तो एवरेज पावर यहां पर भी 0 होती है, ठीक है ना। तो इन कंपोनेंट्स को हम लोग एज अ रेगुलेटर भी यूज कर सकते हैं, कोई पंखे में, ट्यूबलाइट में, फ्रिज में, मैं भी बताऊंगा आप लोगों को उस चीज के बारे में। तो कोई भी सर्किट हो, वो सर्किट कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, कितना पावर प्रोड्यूस कर रहा है, इट डिपेंड्स ऑन पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर सभी सर्किट्स का, जितने भी सर्किट्स थे उनका मैंने आपके सामने लिख दिया है, बट कमाल की बात यह है कि हमें एक भी सर्किट का याद नहीं करना है, हमें सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है पावर फैक्टर का, आर अपॉन जेड। आर अपॉन जेड अगर आपको याद है तो जेड के बारे में आपको सब कुछ पता है, तो आप आराम से इसको कैलकुलेट यहां पर कर सकते हो। अब एक चीज आती है, जैसे हमने यहां सीखा ये एल आर सर्किट में, इसको थोड़ा सा एक बार और डिस्कस करता हूं। अगर एल आर सर्किट में
LR सर्किट में R बहुत छोटा हो जाए XL से, यानी कि R इज वेरी लेस देन ओमेगा L, इंडक्टिव रिएक्टेंस से रेजिस्टेंस छोटा हो जाए तो इस सिस्टम को बोला जाता है चॉक कॉइल। चॉक कॉइल बेसिकली क्या होता है, इंडक्टर है और इसके साथ बहुत छोटी क्वांटिटी में रेजिस्टेंस है। जब इसको इस तरह से कनेक्ट किया जाता है तो होता क्या है, इस सर्किट के लिए, किसी भी सर्किट में हमें अगर पोटेंशियल डिवाइड करना है, मान लो मेरे पास एक 40 वोल्ट की ट्यूबलाइट है जिसको मुझे 220 वोल्ट सप्लाई पर यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, उसके साथ एक चॉक कॉइल जोड़ दूंगा ट्यूबलाइट के साथ। चॉक कॉइल जोड़ने से क्या होगा कि जो इंडक्टर है, इंडक्टर वो पोटेंशियल ड्रॉप करवा देगा, है ना, एल डी आई बाई डी टी माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये इंडक्टर क्या करेगा, पोटेंशियल ड्रॉप करवा देगा। लेकिन क्या होगा, ये एनर्जी लॉस नहीं होगा। सोचो अगर मुझे एक बल्ब के साथ एक रेजिस्टेंस को जोड़ दूं मैं, तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, पोटेंशियल ड्रॉप तो करवा देगा, लेकिन साथ में एनर्जी का लॉस भी होगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी लॉस होगी। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैं यहां पर LR सर्किट जोड़ूंगा, रेजिस्टेंस नहीं जोड़ूंगा, LR सर्किट जोड़ूंगा, यानी कि एक चॉक कॉइल ऐड करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि चॉक कॉइल का पावर फैक्टर देखेंगे अगर हम यहां पर इस जगह पर पी एवरेज, तो देखो पी एवरेज कितना होता है चॉक कॉइल के लिए, IRMS ERMS R अपॉन, अब बचेगा यहां पर क्या, सिर्फ, क्योंकि देखिए मैंने क्या लिखा है, R बहुत छोटा है XL से, तो R अगर छोटा है तो R स्क्वायर और ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो नीचे बचेगा XL, है ना। अब समझो अगर मैं बात कर रहा हूं R अपॉन XL की, तो सोचो क्योंकि XL बहुत बड़ा है R से, तो R अपॉन XL नियरली जीरो हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, 1.0000000, मतलब 0.00001, तो इसकी वैल्यू बहुत छोटी हो गई, ये नियरली अबाउट जीरो हो गया। अगर ये नियरली जीरो है, लगभग जीरो, अगर ये लगभग जीरो है, तो क्या होगा, जो पावर है वो जीरो हो जाएगी। वैसे नॉर्मल LR सर्किट में जीरो नहीं है पावर, लेकिन यहां पर जीरो हो जाएगी, लगभग जीरो, मतलब एग्जैक्ट जीरो तो नहीं हो सकती है, लेकिन अप्रोक्सीमेट जीरो हो जाएगी। उससे क्या फायदा होता है कि मेरा पोटेंशियल भी ड्रॉप हो गया, मेरा जो कंपोनेंट था, ट्यूबलाइट थी, बल्ब थी, वो जलने से बच गया। टीवी कुछ भी है, जैसे टीवी वगैरह कम वोल्टेज पे काम करते हैं ना, 40-50 वोल्ट पे ही काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है वो, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं टीवी, तो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, कम वोल्टेज पे काम करता है, तो मेरा पोटेंशियल भी ड्रॉप हो गया, लेकिन साथ के साथ फायदा क्या हुआ कि एनर्जी लॉस नहीं हुआ। तो इसलिए चॉक कॉइल को यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सीरीज LCR सर्किट है, इसमें R20 है, L 1.5 है और C है 35 माइक्रोफेरेड। इसको कनेक्ट किया है 220 वोल्ट AC सप्लाई से, 220 वोल्ट AC सप्लाई से। कैलकुलेट करना है IRMS और P एवरेज जब सर्किट कैसा है, रेजोनेंस में है। तो रेजोनेंस सर्किट के लिए क्या होता है, इसका मतलब रेजोनेंस सर्किट, इसका मतलब होता है, यहां पे रेजोनेंस सर्किट का क्या मतलब होता है कि XL बराबर है XC के, है ना। तो Z कितना हो जाएगा, Z हो जाएगा R के बराबर, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब XL माइनस XC, क्योंकि XL XC बराबर है तो वो जीरो हो जाएगा, तो Z बराबर R बचेगा। सोचिए cos फाई कितना, cos फाई कितना, R अपॉन Z, यानी कि 1, तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई, 0 डिग्री। तो यहाँ पे कोई फेज है ही नहीं, V और I में कोई भी फेज नहीं है। अगर VI में कोई फेज नहीं है तो पावर कैसे लिखेंगे, चलिए पहले हमें निकालना है IRMS। IRMS कैसे निकालेंगे, E अपॉन Z, Z की जगह आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ R, E अपॉन Z, Z की जगह R। E कितना है 220 वोल्ट,
और R कितना है 20 ओम। तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 गया 11 एम्पियर। ये आरएमएस वैल्यू आ गई है करंट की, तो आई आरएमएस आ गया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट पावर ऑल्सो। तो पी एवरेज कितना, पावर आएगा वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस एल कॉस फाइव। वी आर एम एस 220, आई आर एम एस 10 इंटू 1, तो हो जाएगा 2200 वाट। तो पावर आ गया एवरेज 2200 वाट, 220 वाट। अगर मान लीजिए ऐसा ना कहता कि रेजोनेंस में है, अगर ये चीज नहीं कहता, रेजोनेंस की बात नहीं करता और कहता कि भाई ऐसा ऐसा सर्किट है, आप सिर्फ पी एवरेज निकालो, तो हम निकाल सकते थे। बट यहां पर हमें क्या चाहिए थी, फ्रीक्वेंसी चाहिए थी। अब क्योंकि उसने रेजोनेंस बोल दिया तो एक्सएल एक्ससी गया, क्योंकि एक्सएल निकालने के लिए ओमेगा एल चाहिए, तो ओमेगा चाहिए, इसने एल दिया है, फ्रीक्वेंसी नहीं दी है क्वेश्चन में, इसलिए यहां पे रेजोनेंस वर्ड का यूज किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, तो इस तरह से ई है और आई है। हमें पूछा है कि आप पी एवरेज बताओ। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आसान होता है। ये फेज है, यहां देखिए ये π/6 और ये कितना है π/12। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो फेज डिफरेंस होगा, ठीक है ना। तो इसका लिखते हैं हम लोग, फेज कितना आएगा π/12 माइनस का π/6, तो फेज डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे 12 एलसीएम, ये हो जाएगा पाई प्लस 2 पाई, यानी कि π/4। तो cos फाइव यानी कि cos π/4 यानी कि 45 डिग्री, ये हो जाएगा 1/√2। सही है। तो पी एवरेज कितना, पी एवरेज आएगा V0 I0 अपॉन 2 cos फाइव, क्योंकि आरएमएस नहीं दिया है यहाँ पे, हमें V0 I0 दिया है। ठीक है, 10 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 1/√2, तो हो जाएगा 10/√2, ठीक है ना, 5√2 वाट, 5√2 वाट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए।